आसमान पर काली घटाओं का राज था और रह रहकर चमकती बिजली हवेली की दरो दीवार को रोशन कर रही थी। जैसे कुदरत भी आज होने वाले फैसले पर बिलाप कर रही हो। सिकंदर हवेली का विशाल और भव्य हॉल उस समय लोगों से खचाखच भरा हुआ था, मगर सन्नाटा ऐसा था कि सुई गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे। सबकी निगाहें पंचायत के बीच बैठे उस व्यक्ति पर टिकी थीं, जो कुर्सी की पीठ से टेक लगाए, टांग पर टांग रखे, हाथ में सुलगता हुआ सिगार थामे बैठा था। चेहरे पर गहरी गंभीरता और आंखों में ऐसी ठंडी और निर्दयी झलक थी कि देखने वाले की रूह तक कांप जाए। वो सालार सिकंदर था, इस इलाके का बेताज बादशाह, जिसकी जबान से निकला हर शब्द कानून माना जाता था। उसके सामने जमीन पर बैठा हयात साहब का परिवार कांप रहा था। हयात साहब अपने बूढ़े हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए सालार के पैरों में गिरने ही वाले थे कि सालार की भारी और रबदार आवाज़ ने हॉल की खामोशी तोड़ दी। हयात साहब, आंसू बहाने का वक्त निकल चुका है। आपका बेटा मेरे भाई की ज़िंदगी तबाह करके फरार हो चुका है। मेरा भाई, जो मेरा घमंड था, आज आपके बेटे की लापरवाही की वजह से जिंदगी भर के लिए व्हील चेयर का मोहताज हो गया है। और आप माफ़ी मांगने आए हैं। क्या आपकी माफ़ी मेरे भाई को फिर से पहले जैसा कर सकती है? क्या वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है? सालार का लहजा धीमा था, मगर उसमें छुपी धमक ने हयात साहब के दिल की धड़कनें रोक दी। हम गरीब लोग हैं सरदार साहब। मेरा बेटा नादान है, उससे गलती हो गई। आप जो सज़ा देंगे हमें मंजूर है। हम आपके भाई का बदला देने को तैयार हैं, चाहे हमारी जान ले लें, लेकिन मेरे बेटे को माफ़ कर दें। हयात साहब गिड़गिड़ाए। सालार ने गहरी सांस लेते हुए सिगार का धुआं फिजा में बिखेरा और फिर अपनी गहरी काली आंखें हयात साहब के चेहरे पर गड़ा दी। बदला तो देना पड़ेगा हयात साहब, लेकिन पैसों की सूरत में नहीं। हॉल में मौजूद हर शख्स चौकन्ना हो गया। हयात साहब ने सवालिया निगाहों से उसकी ओर देखा। सालार के होठों पर एक तंज भरी और निर्दयी मुस्कान उभरी। मुझे आपके बेटे की जान नहीं चाहिए। वो तो वैसे भी फरार है और उसे तो मैं ढूंढ ही निकालूंगा, लेकिन मेरे भाई की बर्बाद जिंदगी का प्रायश्चित आपकी बेटी करेगी। अगर बम फटता तो शायद इतना शोर न मचता जितना सालार के अल्फाज ने वहाँ कोहराम मचा दिया। नहीं सरदार साहब, नहीं। मेरी बेटी तो अभी बच्ची है। वो तो मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। खुदा का डर करें, ये जुल्म न करें। हयात साहब चीख उठे, लेकिन सालार सिकंदर के माथे पर शिकन तक न आई। फैसला हो चुका है। सूरज निकलने से पहले जमल हयात का निकाह मुझसे होगा। अगर इनकार किया तो सूरज निकलने से पहले तुम्हारे बेटे की लाश तुम्हारी दहलीज पर होगी। अब फैसला तुम्हारा है, बेटे की जिंदगी या बेटे की लाश। सरदार ने अंतिम और पत्थर दिल लहजे में कहते हुए आंखें मूंद लीं, जैसे किसी के रोने बिलखने से उसे कोई सरोकार न हो। दूसरी ओर हयात मंजिल के एक बंद कमरे में 19 साल की जमल हयात दीवार से टेक लगाए जमीन पर बैठी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर नहीं, नफरत की लपटें धधक रही थीं। बाहर हो रहा तमाशा वो सब सुन चुकी थी। वो जमल हयात थी जिसने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया, जो डॉक्टर बनकर लोगों की मसीहा बनना चाहती थी। ये उसकी ज़िंदगी का मकसद था, जिसे वो हर हाल में पूरा करना चाहती थी। लेकिन आज उसे किसी और के गुनाह की सज़ा बनाकर कुर्बान किया जा रहा था। दरवाज़ा खुला और उसकी माँ रोती हुई अंदर आई। जमल, मेरी बच्ची, हम तबाह हो गए, लुट गए। जमल ने माँ की ओर देखा तक नहीं, बस शून्य में ताकती रही। अम्मा, गलती भाई करे और सज़ा मैं भुगतूं, ये कैसा इंसाफ है? उसकी आवाज़ सपाट थी, जैसे जज्बात मर चुके हों। वो सालार सिकंदर शैतान है बेटी। अगर हम न माने तो वो तेरे भाई को मार देगा। क्या तुम अपने भाई को मरने दोगी? पूरी जिंदगी तो खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी कि अगर तेरी वजह से तेरे भाई की जान बच रही थी और तू अपने भाई को बचा ना पाई। माँ ने हिचकियों के बीच कहा। जमल के होठों पर कड़वी मुस्कान उभरी। वो उठी और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। आईने में अपना अक्स देखा। सुर्ख सफ़ेद रंगत, हिरनी जैसी आंखें, जिनमें सपने पूरे करने की चमक हुआ करती थी, मगर आज उन आँखों में उजाड़ पसरा था। उसने दराज खोली और उसमें रखा तेज धार वाला एक छोटा सा खंजर उठाकर मुट्ठी में कस लिया। माँ की नज़र उस तेजधार चाकू पर नहीं पड़ी थी, वरना शायद वो जमल को रोक लेती, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी सालार सिकंदर इंसान नहीं, बल्कि इंसान के रूप में छुपा एक दरिंदा था। कोई उसकी तरफ उंगली भी कर दे तो उसकी जान लेने में हिचकिचाता नहीं था।
फिर वो तो उसके लिए चाकू लेकर जा रही थी। काश कि उसकी माँ को पता चल जाता तो वो अपनी बेटी को समझा देती, लेकिन वो उसकी खतरनाक इरादों से अनजान थी। मैं जाऊंगी अम्मा, मैं सालार सिकंदर की हवेली जाऊंगी, लेकिन उसकी दुल्हन बनकर नहीं, उसकी मौत बनकर। वो समझता है कि वो मुझे दबा लेगा, मुझे खरीद लेगा, मुझ पर जुल्म करेगा। आज रात उसे पता चल जाएगा कि उसने किससे पंगा लिया है। जमल का लहजा इतना ठंडा था कि माँ भी सिहर गई। उसे समझाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अगले ही पल अपने कदम रोक लिए। बस उस पल के लिए वो खुद गर्ज हो गई थी। जमन इस निकाह के लिए राजी हो गई थी, मतलब उनके बेटे की जान की रिहाई हो रही थी, और उन्हें इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था। हालांकि बेटी का दुख वो अपने अंदर उतरता महसूस कर रही थीं, लेकिन ये बात भी अच्छी तरह जानती थीं कि उनकी बेटी बहुत निडर है, सालार के जुल्मों सितम को नहीं सहेगी। कुछ ही घंटों के बाद उसी हवेली के हॉल में निकाह का मंजर था। न ढोल था न शहनाई, बस एक दहशत भरी खामोशी। जमल ने काले रंग का सादा जोड़ा पहना था, न जेबर न मेकअप। वो किसी कुर्बानी के बकरे की तरह काजी के सामने बैठी थी। क्या आपको सालार सिकंदर बिन सिकंदर बख्त के साथ इतने हक मेहर के एवज निकाह कबूल है? काजी की आवाज़ गूंजी। जमल ने निगाह उठाकर सामने सोफे पर बैठे सालार को देखा। वो भी बस उसी को घूर रहा था, आंखों में जीत का घमंड और होठों पर जुल्म की तसल्ली। उसकी नज़रों में जीत का नशा था, ऐसा घमंड जो जमल की रूह को कुचल रहा था। जमल ने मुट्ठी भींच ली। कबूल है, ये शब्द नहीं थे, जहर का वो प्याला था जिसे उसने अपने परिवार के लिए गले से उतार लिया था। निकाहनामे पर दस्तखत होते ही सालार खड़ा हो गया। वो चलता हुआ जमल के करीब आया। उसका कद 6 फुट से ऊपर, चौड़े कंधे, काली शर्ट और काली ही पैंट। शर्ट के कफ कोहनियों से नीचे तक फोल्ड किए हुए थे, कॉलर के 2 बटन खुले हुए थे। आम हालातों में अगर जमल उसे देखती तो उसकी तारीफ की बिना न रहती कि वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन इस वक्त वो उसे सिर्फ जहर लग रहा था। वो किसी दैत्य की तरह जमल के सिर पर खड़ा था। चलो, बस एक शब्द, मगर वो हुक्म था, और उसके ये शब्द जमल के रग रग में जहर बनकर उतरे थे। जमल बिना किसी की ओर देखे उठी। उसने अपने माँ बाप से गले लगना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उनकी बेबसी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वो सालार के पीछे पीछे बाहर आई, जहाँ गाड़ियों का काफिला खड़ा था। सालार ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसे बैठने का इशारा किया। जमल गाड़ी में बैठी और सालार ड्राइविंग सीट पर। गाड़ी हवेली से निकली और अंधेरों में गुम हो गई। रास्ते भर खामोशी रही, ऐसी खामोशी जो चीख रही थी। जमल का दिल चाह रहा था कि वो दरवाज़ा खोलकर कूद जाए और ख़ुद को ख़त्म कर ले, और ख़ुद को ख़त्म करने के साथ साथ सालार के इरादों में भी आग लगा दे। मगर वो जानती थी कि ये खुदकुशी होगी, और वो इतनी कमज़ोर नहीं थी कि हालात से डरकर ख़ुद को ख़त्म कर लेती। वो हालात का सामना निडरता से करना अच्छी तरह जानती थी। सालार की मजबूत पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर थी और उसकी निगाहें सड़क पर जमी थीं। अचानक सालार बोला। उसकी आवाज़ गाड़ी के बंद माहौल में गूंज उठी थी। तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है ना, उसे वहीं दफन कर दो तो बेहतर होगा। अब तुम सिकंदर हवेली की मिल्कियत हो। तुम्हारी हर सोच, हर सांस पर अब सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। अपनी मिल्कियत को मैं अपने हिसाब से इस्तेमाल करता हूँ। मिल्कियत शब्द ने जमल के तन बदन में आग लगा दी थी। वो एकदम से तड़प कर उसकी ओर मुड़ी। मैं कोई जायदाद नहीं हूँ जिसे तुमने खरीद लिया हो। मैं एक इंसान हूँ, और तुम जैसे दरिंदे ये कभी नहीं समझ सकते। सालार ने एक झटके से ब्रेक लगा दिए। गाड़ी सुनसान सड़क के बीचों बीच रुक गई। जमल का दिल उछलकर गले में आ गया। सालार धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में बहशत नाच रही थी। वो झुका, इतना करीब कि जमल को उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हुईं। जबान संभाल कर बात करो मिसेस सालार सिकंदर। मेरी हवेली में मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बोलने की सज़ा बहुत सख्त होती है। मैं दरिंदा हूँ या इंसान, ये तो तुम्हें वक्त बताएगा, मगर फ़िलहाल तुम मेरी कैदी हो, और कैदियों को हुक्मरों से बहस करने की इजाज़त नहीं होती। उसने जमल के चेहरे पर बिखरी हुई लट को धीरे से अपनी उंगली से कान के पीछे कर दिया था। जमल ने नफरत से चेहरा झटका। ना मैं तुम्हारी कैदी हूँ और ना मैं तुम्हारी मिल्कियत हूँ। थूकती हूँ मैं तुम पर और तुम्हारी हुकूमत पर। गुस्से से लाल चेहरा लिए जमल शेरनी की तरफ फुनकारी थी, और सालार को ये कहाँ मंजूर था। आज तक किसी ने उसके सामने नज़र उठाकर बात नहीं की थी,
और वो तो सीधा उसे ललकार रही थी। सालार की आंखें गुस्से से लाल अंगार हुई थीं। अगले ही पल उसने जमल की गर्दन में अपना एक हाथ डाला और एक झटके से उसे अपने करीब खींचा था और उसके लाल अनारी होठों को बुरी तरह पीने लगा। जमल झटपटाई थी, लेकिन सालार की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो कुछ भी न कर पाई। कई पल चुपके से सरक गए थे और वो उसके होठों पर अपनी शिद्दतें बिखेरता उससे पीछे हटा था। खून की एक छोटी सी बूंद उसके नाजुक से होंठ से छलक पड़ी थी। आंखों से आंसू भी बड़ी बेदर्दी से बह रहे थे। आंसुओं के साथ साथ जमल ने अपने होंठ को भी रगड़कर साफ किया था। उसका बस नहीं चल रहा था सामने बैठे इस बेदर्द इंसान का गला दबा दे, लेकिन फिलहाल वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। सालार मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी। मुझे लगता है अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं तुम पर कितना हक रखता हूँ और मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। अभी तो ये एक छोटा सा ट्रेलर है, आगे आगे देखो कैसे अपनी शिद्दतें तुम्हारे ऊपर उंडेलता हूँ। वेलकम टू हेल मेरी जान। उसने फिर से गाड़ी स्टार्ट की। जमल ने गुस्से से चेहरा खिड़की की तरफ कर लिया। होठों पर बुरी तरह जलन हो रही थी। वहशी दरिंदा जानवर कहीं का। मन ही मन में उसने सालार को न जाने कितने नाम दे दिए थे। और फिर कुछ ही देर में एक शानदार लेकिन रहस्यमयी हवेली के गेट से वो अंदर प्रवेश कर रहे थे। सिकंदर हवेली वाकई किसी किले से कम नहीं थी। ऊंची दीवारें, भारी गेट और चारों तरफ गार्ड्स लगे हुए थे। गाड़ी पोर्च में रुकी। सालार नीचे उतरा और जमल के दरवाजे की तरफ गया। जमल भी बाहर निकली। हवेली के कर्मचारी कतार में खड़े थे। सभी की निगाहें झुकी हुई थीं, जैसे वे सालार की आंखों में देखने की हिम्मत न रखते हों। सालार ने जमल का हाथ थामा। जमल ने छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसकी पकड़ लोहे के शिकंजे जैसी थी। वो उसे खींचता हुआ अंदर ले गया। सीढ़ियां चढ़ते हुए जमल के पैर मन मन भर के भारी हो रहे थे। आखिरकार वे एक बड़े बेडरूम के सामने रुके। सालार ने दरवाज़ा खोला और जमल को अंदर धकेल दिया। ये तुम्हारा कमरा है, फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ, उसने सपाट लहजे में कहा और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। जमल कमरे के बीचों बीच खड़ी हाँप रही थी। कमरा बेहद खूबसूरत और शाही अंदाज में सजा हुआ था, मगर जमल को ये किसी फांसी घाट से कम नहीं लग रहा था। उसकी नज़र बिस्तर पर पड़ी, जहाँ लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी थीं, जैसे उसकी बर्बादी का जश्न मना रही हों। मतलब वो पहले ही तय कर चुका था और उसे पूरा यकीन था कि वो जमल को इस कमरे तक लेकर ही आएगा। उसने नफरत से उन पंखुड़ियों को फर्श पर फेंका। मैं इस आदमी को अपने करीब नहीं आने दूंगी, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े या फिर उसकी लेनी पड़े। उसने अपनी जेब में छुपा छोटा सा खंजर निकाला और उसे अपनी शर्ट की आस्तीन में छिपा लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर इरादा पक्का था। करीब आधे घंटे के बाद दरवाज़ा खुला। जमल चौंक कर मुड़ी। सालार सिकंदर अंदर आया। उसने शर्ट उतार दी थी और अब वो ब्लैक टी शर्ट में था। बेहद शांत और रिलैक्स दिख रहा था, जैसे वो अपनी दुल्हन के पास नहीं बल्कि किसी बिजनेस मीटिंग में आया हो। उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और धीरे धीरे चलता हुआ जमल की तरफ बढ़ा। जमल पीछे हटती गई, यहाँ तक कि उसकी पीठ दीवार से जा लगी। सालार ठीक उसके सामने आकर रुक गया। उसने जमल को सिर से पांव तक देखा, लेकिन उसकी नज़रों में प्रशंसा नहीं थी बल्कि मालिकाना हक की ठंडी अनुभूति थी। डर रही हो? उसने भारी हुक्मरान आवाज़ में पूछा। जमल ने सारी हिम्मत समेटी। मैं तुमसे नहीं डरती सालार सिकंदर, मुझे तुमसे नफरत है, तुम्हारे वजूद से, तुम्हारी परछाई से भी। सालार हंसा, एक छोटी सूखी और बेरहम हंसी। नफरत अच्छी शुरुआत है, मोहब्बत तो वैसे भी कमज़ोरों का काम होती है। वो और करीब आया, इतना कि उसका सीना जमल से छूने लगा। आज रात हम अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। जैसे ही सालार ने हाथ बढ़ाकर जमल की बाह छूनी चाही, जमल के सब्र का बांध टूट गया। बिजली की रफ्तार से उसने अपनी आस्तीन से खंजर निकाला और पूरी ताकत से सालार के सीने पर वार करने की कोशिश की। हमला इतना अचानक था कि कोई आम इंसान होता तो उसी पर ढेर हो जाता, मगर सालार सिकंदर कोई आम इंसान नहीं था। वो जंगों का खिलाड़ी था। पल भर में पलक झपकने से पहले उसने हवा में ही जमल की कलाई जकड़ ली। खंजर की नोक बस उसके सीने को छूकर रह गई। जमल ने अपनी पूरी जान झोंक दी खंजर घोंपने में। उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था, दांत भिजे हुए थे, मगर सालार का हाथ किसी फौलादी दीवार की तरह उसके वार को रोके हुए था। सालार के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह वही खूनी दरिंदगी लौट आई।
जिससे पूरा इलाका कांपता था। एक ही झटके में उसने जमल की कलाई मरोड़ दी। जमल के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली और खंजर उसके हाथ से छूटकर कालीन पर जाकर गिरा। सालार ने उसे संभलने का एक पल भी नहीं दिया। कंधों से पकड़कर जोरदार झटके के साथ दीवार पर दे मारा। जमल का सिर दीवार से टकराया और उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। अभी वो गिरने ही वाली थी कि सालार ने उसकी गर्दन दबोच ली, मगर उस पकड़ में गला घोंटने की नहीं, काबू में रखने की बेरहम शक्ति थी। सालार का चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था। आंखों में भड़कती आग जमल को झुलसा रही थी। वार हमेशा गर्दन पर किया जाता है जाने मन, सीने पर नहीं। उसने सरगोशी की, मगर वो सरगोशी किसी दहाड़ से कम न थी। तुमने मुझे मारने की कोशिश की, अपने शौहर को, अपने मजाजी खुदा को। जमल हाँप रही थी। दर्द और गुस्से से उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे, मगर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। तुम मेरे शौहर नहीं हो, तुम एक नासूर हो जिसे मैं काट कर फेंक देना चाहती हूँ, जमल गर्जी। सालार की पकड़ उसकी गर्दन पर थोड़ी और सख्त हुई। फिर उसका हाथ फिसलता हुआ उसकी कमर तक आया और उसे खींचकर अपने घेरे में ले लिया। जमल अब पूरी तरह उसकी कैद में थी। बहुत शौक है ना तुम्हें खून बहाने का, सालार ने उसके कान के पास झुककर कहा और अपने दहकते होंठों से उसकी नरम गर्दन को छू लिया। जमल को ऐसा लगा जैसे उसकी गर्दन पर दहकते अंगारे रख दिए हों। वो भारी खुमार भरी लेकिन आग भरे शब्दों में बोला, लेकिन तुम भूल गई जमल कि अब तुम सालार सिकंदर की कैद में हो, जहां मौत भी मेरी इजाज़त के बिना तुम्हें छू नहीं सकती। उसने जमल को धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया। जमल लड़खड़ाकर गिरी, बोटने की कोशिश करने लगी, लेकिन सालार उस पर झुक गया। अब तुम वो सज़ा भुगतोगी जो मौत से भी बदतर है। तुम चाहोगी कि मैं तुम्हें मार दूं, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, तड़पने के लिए। आज से तुम इस कमरे की और मेरी ज़रूरत की बंदी हो। तुम सांस भी लोगी तो मेरी मर्जी से। जमल ने नफरत भरी नज़र से उसे देखा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नम बना दूंगी। वो जो बड़ी शिद्दत से उसकी गर्दन से होता हुआ उसके लबों तक पहुंचा था, लेकिन लबों से निकले जहरीले शब्दों को सुनकर सालार एकदम सीधे खड़ा हुआ। वो उस लड़की को रोते गिड़गिड़ाते देखना चाहता था। वो चाहता था वो उससे माफ़ी मांगे, उसके कदमों में गिर जाए, लेकिन वो लगातार उसे चुनौती दे रही थी, उसे ललकार रही थी, और उसे ये कहाँ गवारा था। अपने बालों में हाथ फेरता हुआ और ज़मीन पर पड़ा खंजर उठाया। उसने खंजर की धार अपनी उंगली पर चेक की। एक पतली सी खून की लकीर उंगली पर उभर आई। वो जमल की तरफ मुड़ा और खंजर को बेड की साइड टेबल में जोर से गाड़ दिया। ठक की आवाज़ कमरे में गूंजी। जहन्नम में तो हम दोनों पहले से ही खड़े हैं बेगम, देखना यह है कि कौन किसे ज़्यादा जलाता है। उसने लाइट ऑफ की। कमरे में सिर्फ नाइट लैंप की मध्यम रोशनी रह गई। सो जाओ, क्योंकि कल से तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होगी। और याद रखना, इस हवेली की दीवारें बहुत ऊंची हैं। यहाँ चीखें बाहर नहीं जाती, सिर्फ दीवारों में समा जाती हैं। सालार कमरे में ही मौजूद सोफे की तरफ बढ़ गया और जमल वहीं बिस्तर पर सिकुड़ी सिमटी बैठी रह गई। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी और अंदर एक लंबी जंग का आगाज हो चुका था। जमल ने अपने आंसू पोंछे और अंधेरे में चमकते हुए उस खंजर को देखा जो साइड टेबल में धंसा हुआ था। ये जंग तुमने शुरू की है सालार सिकंदर, लेकिन इसे ख़त्म मैं करूँगी। उसने दिल में कसम खाई। हालांकि वो जानती थी उसका सामना ऐसे व्यक्ति से है जिसके दिल में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि नफ़रत की सी इंतहा से वो इश्क की दास्तान जन्म लेने वाली थी जो मिसाल बन जाएगी। मगर उस मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे अभी बहुत से कांटों के बिस्तर पर चलना था। सुबह की पहली किरण खिड़की के शीशों से छनकर कमरे में दाखिल हुई तो जमल की आंख खुल गई। सारी रात करवटें बदलते गुजर गई थी। जिस्म का अंग अंग दुख रहा था, जैसे किसी ने पत्थरों की बारिश की हो उस पर। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने सोफा खाली था। सालार वहाँ नहीं था। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद कल रात का वाकया कोई भयानक सपना था, लेकिन सामने साइड टेबल में धंसा हुआ वही खंजर उसकी इस खुशफहमी का गला घोंट रहा था। वो अभी खुद को संभाल ही रही थी कि ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला और सालार सिकंदर बाहर निकला। वो पूरी तरह तैयार था। काली वेस्ट कोट और सफ़ेद कड़क इस्त्री किए सूट में वो किसी रियासत का शहजादा लग रहा था, मगर उसकी आंखों की सख्ती बता रही थी
कि वो रहमदिल हुक्मरान नहीं है। वो सीधे आईने के सामने खड़ा हुआ और अपनी घड़ी कलाई पर बांधने लगा। जमल को उठते देखकर उसने आईने के अक्स से उस पर तंज भरी नज़र डाली। तैयार हो जाओ मिसेस सालार सिकंदर, नीचे सब नाश्ते की मेज़ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और हाँ, अपने ये मगरमच्छ के आंसू और मजलूमियत का लिबास यहीं कमरे में उतार कर जाना। मेरी दादी बीजान को ड्रामेबाजी पसंद नहीं है। सालार का लहजा सपाट था। जमल बिस्तर से उतरी। उसके कदमों में लड़खड़ाहट थी, मगर उसने खुद को गिरने नहीं दिया। उसने सिर उठाकर सालार की आंखों में आंखें डाली। मैं ड्रामे नहीं करती सालार सिकंदर, और ना ही मुझे किसी की हमदर्दी की भीख चाहिए। मैं नीचे जाऊंगी, ज़रूर जाऊंगी, ताकि तुम्हारे परिवार को भी पता चले कि तुम कितने बुज़दिल इंसान हो, जो अपनी अहम की तसल्ली के लिए एक निहत्ती लड़की को ढाल बनाकर लाए हो। सालार के हाथ रुक गए। वो पलटा और 2 कदमों में फासला मिटाकर उसके सिर पर आकर खड़ा हुआ। उसने जमल का बाजू इतनी बेरहमी से दबोचा कि उसकी उंगलियां जमल के बाजू में धंस गईं। मेरी हवेली में रहकर मेरी ही परवरिश पर सवाल उठा रही हो। लगता है कल रात का सबक भूल गई हो। नीचे चलो, तुम्हें सिखाता हूँ कि जिनके गुनाहों का बोझ तुम उठा रही हो उन्होंने कैसी कयामत ढाई है। वो उसे लगभग घसीटता हुआ कमरे से बाहर ले आया। जमल ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वो अपनी ताकत ख़त्म नहीं करना चाहती थी। विशाल और भव्य सीढ़ियाँ उतरते हुए जमल को लगा जैसे वो किसी जंग के मैदान में उतर रही हो। डाइनिंग हॉल में मौत सी खामोशी छाई हुई थी। मेज के सिरहाने एक बुजुर्ग खातून बैठी थी। चेहरे पर झुर्रियाँ थी, मगर वकार और रौब ऐसा कि बड़े बड़े लोगों की जबान बंद हो जाए। वही बीजान थी सिकंदर ख़ानदान की सरबराह, उसकी जान से प्यारी दादी जान। उनके दाहिने जानिब एक व्हील चेयर रखी थी जिस पर एक नौजवान बैठा था। चेहरा सालार से मिलता जुलता, मगर आंखों में जिंदगी की जगह बीरानी और नफरत भरी थी। वो शाहमीर था, सालार का छोटा भाई, जो कभी अपनी शरारतों के लिए मशहूर हुआ करता था, मगर अब अपाहिज होकर रह गया था। सालार जमल को लेकर मेज तक पहुंचा। अस्सलामुअलैकुम बीजान। सालार ने उसके सिर पर प्यार दिया। बीजान ने सालार को प्यार से देखा, मगर जैसे उनकी नज़र जमल पर पड़ी उनकी आंखों में नफरत उमड़ आई। ये मनहूस साया यहाँ क्यों है सालार? मैंने कहा था ना, मुझे इस खानदान की किसी भी चीज़ से घिन आती है। बीजान ने ऐसे कहा मानो जमल कोई गंदगी का ढेर हो। इस खुली बेइज्जती पर जमल का चेहरा तमतमा उठा, मगर वो खामोश खड़ी रही। सालार ने एक नज़र जमल की ओर उठाई थी, फिर गहरी सांस खींचता हुआ सीधा हुआ, कुर्सी खींची और जमल को बैठने का इशारा किया। बैठो, आज से ये इस घर की बहू है बीजान। नफरत करो या फिर इसे कबूल करो, हकीकत यही है। जमल बैठ गई, हालांकि उसका जी चाह रहा था दस्तरखान पलट दे। सामने बैठा शामिर उसे ऐसे घूर रहा था जैसे कच्चा चबा जाएगा। बहू, शामिर ने कड़वा कह कहा लगाया। भाई, आप इस कातिल की बहन को बहू कह रहे हैं? इसके भाई ने मेरी टांगें छीनी हैं, मेरी जिंदगी बर्बाद की है, और आप इसे मेरे सामने बिठाकर खाना खिला रहे हैं। शामिर का लहजा जहर में बुझा हुआ था। जमल के हाथों में कंपन उतर आया, मगर उसने गहरी सांस ली। वो जानती थी अगर आज चुप रही तो सारी जिंदगी ये लोग उसे जूते की नोक पर रखेंगे। उसने जग से पानी गिलास में उंडेला और शामिर की ओर बढ़ी। पानी पी लो, शायद आपका गुस्सा ठंडा हो जाए। ये जमल की पहली गलती थी या शायद पहली ज़रूरत। शामिर ने बिना कुछ सोचे समझे हाथ झटका और पानी का गिलास जमल की तरफ उछाल दिया। कांच का गिलास मेज से टकराया और पानी जमल के कपड़ों पर बिखर गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुछ देने की? तुम लोग सिर्फ छीनना जानते हो, देना नहीं, शामिर जोर से चीखा। बीजान भी गुस्से में उठकर खड़ी हुई। देख रहे हो सालार, इस लड़की की ज़रूरत, ये हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रही है। सालार की मुट्ठी भींच गई, उसका चेहरा सुर्ख होने लगा, मगर इससे पहले कि वो कुछ बोलता जमल अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने अपने गीले दुपट्टे को झटका और सीधे शामिर की आंखों में आंखें डाल दी। उन आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी आग धधक रही थी। बस बहुत हो गया। जमल की आवाज़ डाइनिंग हॉल में गूंज उठी। बहुत सुन लिए ताने। हाँ, मेरे भाई से गलती हुई, एक हादसा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी गुलाम बन गई हूँ। मैं यहाँ कोई भीख खैरात मांगने नहीं आई, मुझे ज़बरदस्ती लाया गया है। और आप, उसने उंगली उठाकर शामिर की ओर इशारा किया।
जिस पर बीजान की आंखें फटी की फटी रह गईं। आप अपनी अपंगता का बहाना बनाकर पूरी दुनिया से हमदर्दी बटोरना चाहते हैं। मर्द वो नहीं होता जो गिरकर दूसरों को कोसता रहे, बल्कि मर्द वो होता है जो गिरकर उठना जानता हो। मेरे भाई ने आपकी टांगें छीनी होंगी, मगर आपका हौसला आप खुद तोड़ रहे हैं। अगर आप में जरा सी भी गैरत होती तो एक औरत पर चीखने की बजाय खुद को इस व्हीलचेयर से आज़ाद करने की कोशिश करते। हॉल में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो सांप सूंघ गया हो। कोनों में खड़े नौकर डर से कांपने लगे। सालार सिकंदर सन्न रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई उसकी हवेली में उसके भाई से इस लहजे में भी बात कर सकता है। बीजान को तो जैसे लकवा सा मार गया। शाहमीर का चेहरा फक पड़ गया। उसे आज तक किसी ने आईना नहीं दिखाया था। सब उसे बेचारा समझते थे, मगर इस लड़की ने उसकी अना को खुली चुनौती दे दी थी। अचानक सालार आगे बढ़ा, जमल का बाजू जोर से दबोचा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। जुबान खींच लूंगा तुम्हारी जमल हयात, अगर दोबारा मेरे भाई के सामने आवाज़ भी ऊंची की। सालार दहाड़ा था। जमल ने दर्द की परवाह किए बिना उसकी आंखों में आंखें डाल दी। तो खींच लो जुबान, मार दो मुझे। वैसे भी रोज रोज मरने से एक बार मर जाना बेहतर है। मगर मैं सिर झुकाकर जुल्म नहीं सहूंगी। अगर तुम लोग इज्जत नहीं दे सकते तो इज्जत की उम्मीद भी मत रखना। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा सरदार साहब। सालार की आंखों में एक पल के लिए हैरत की झलक उभरी थी। ये लड़की मिट्टी की नहीं बनी थी, ये आग थी। वो उसे घसीटता हुआ व्हीलचेयर के पास ले आया। बहुत शौक है ना तुम्हें तकरीरें करने का? अपनी मसीहाई पर बड़ा गर्व है ना तुम्हें? तो सुनो, आज से तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि मेरे भाई की केयर टेकर हो। उसकी सेवा, उसकी दवाइयाँ, उसकी हर ज़रूरत तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। और अगर शाहमीर को जरा सी भी तकलीफ हुई तो वही तकलीफ तुम्हारे जिस्म पर कर दूंगा। सालार ने उसे झटका देकर छोड़ दिया। शाहमीर ने विजयी मुस्कान के साथ जमल को देखा। बीजान ने भी सुकून की सांस ली। बहुत अच्छा फैसला है सालार, इसे पता चलना चाहिए कि इसकी औकात क्या है। जमल ने बिखरे बालों को चेहरे से हटाया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो हारी नहीं थी। उसने सालार को देखा, फिर शाहमीर को। मंजूर है, उसने सपाट लहजे में कहा। मैं इसकी देखभाल करूंगी और इसे इस व्हीलचेयर से खड़ा करके दिखाऊंगी। इसलिए नहीं कि ये तुम्हारा हुक्म है, बल्कि इसलिए कि मैं तुम सब पर यह साबित कर सकूं कि मैं तबाह करने वालों में से नहीं, तामीर करने वालों में से हूं। लेकिन याद रखना सालार सिकंदर, जिस दिन ये अपने पैरों पर खड़ा हो गया उस दिन मैं तुमसे अपनी आज़ादी छीन लूँगी। तुम मुझे यहाँ कैद करके नहीं रखोगे। वो दिन मेरी आज़ादी का दिन होगा। इतना कहकर वो वहाँ से पलटी और किचन की तरफ बढ़ गई ताकि सफाई का सामान ला सके। और सालार उसे जाते हुए देखता रहा। उसके दिल में एक अजीब सी खलिश उठी। उसने जमल को तोड़ना चाहा था, उसे जलील करना चाहा था, लेकिन वो हर बार सहकर और ज़्यादा मजबूत होती जा रही थी। ये लड़की, सालार धीरे से बड़बड़ाया, ये मुझे पागल कर देगी या खुद पागल हो जाएगी। शाहमीर ने सालार की तरफ देखा। भाई, आपने इसे मेरे सिर पर हावी कर दिया, ये मुझे मार देगी। सालार ने भाई के कंधे पर हाथ रखा। नहीं शाहमीर, ये तुम्हें मारेगी नहीं, ये तुम्हें जीना सिखाएगी, क्योंकि लोहे को सिर्फ लोहा ही काट सकता है और तुम्हारी जिद का इलाज सिर्फ इसकी हठधर्मी है। मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी ये अना कब तक मेरे सामने टिकती है। कहते हुए सालार वहाँ से चला गया, लेकिन फिजा में तनाव अब भी कायम था। किचन में खड़ी जमल ने अपने हाथ की पीठ से आंसू पोंछे। तुमने जंग का नया मोर्चा खोला है सालार, अब देखना मैं इस मोर्चे पर कैसे फतह पाती हूँ। मैं इस अपाहिज को चलाकर दिखाऊंगी और फिर तुम्हारे गुरूर को इसी व्हील चेयर पर बिठाऊंगी। ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं रही, ये दो अनाओं की टक्कर थी, जहाँ मोहब्बत को पनपने के लिए नफरत की राख का ढेर दरकार था और वो ढेर जमा होना शुरू हो गया था। रकीबे जां से मसीहा तक। सिकंदर हवेली में जमल हयात की आमद को 1 महीना गुजर चुका था और इस 1 महीने ने हवेली के दरो दीवार का माहौल एकदम बदल कर रख दिया था। वो लड़की जो सहमी हुई हिरनी की तरह यहाँ लाई गई थी, अब एक निडर शेरनी के रूप में पूरे घर पर छा चुकी थी। जमल ने अपनी डिग्री और फिजियोथेरेपी में अपनी महारत को सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं समझा था, बल्कि उसे अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था।
सुबह का आगाज अब परिंदों की चहचहाहट से नहीं बल्कि शाहमीर की चीखों और जमल की सख्त हिदायतों से होता था। हवेली का पिछला लॉन, जो कभी वीरान पड़ा रहता था, अब ये एक युद्ध भूमि का दृश्य पेश करता था, जहां एक तरफ व्हीलचेयर पर बैठा शाहमीर गुस्से से तड़प रहा होता और दूसरी तरफ जमल। माथे पर पसीने की बूंदें सजी होती थीं, हाथों में टाइमर पकड़े किसी ड्रिल इंस्ट्रक्शन की तरह तनकर खड़ी होती थी। और 5 मिनट शाहमीर, ये वजन आपको उठाना पड़ेगा, चाहे आपकी बाजू टूट ही क्यों न जाए। जमल की आवाज़ में नरमी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। शाहमीर ने हाथ में पकड़ा डंबल जोर से घास पर दे मारा। मैं नहीं करूँगा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुम मुझे मारना चाहती हो, तुम अपने भाई का बदला ले रही हो ना। मेहनत और गुस्से से शाहमीर का चेहरा सुर्ख हो रहा था। जमल इत्मीनान से झुकी, डंबल उठाया और वापस शाहमीर के हाथ में थमा दिया। अगर मुझे बदला लेना होता तो मैं आपको व्हीलचेयर पर ही बैठा रहने देती, ताकि आप सारी जिंदगी दूसरों के रहमो करम पर रहते और अंदर ही अंदर सड़ते रहते। ये जो आपकी मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा है, ये जिंदगी की निशानी है, मौत की नहीं। और रही बात मारने की, तो डॉक्टर मरीज को मारते नहीं, उसे नई जिंदगी देते हैं। और बदकिस्मती से मैं आपकी डॉक्टर हूँ। जमल का लहजा सदा हुआ मगर काटदार था। शाहमीर ने नफरत से उसे देखा, लेकिन उसकी आंखों में वो अटूट इरादा देखकर उसे फिर से डंबल उठाना पड़ा। ऊपर टेरेस पर खड़ा सालार सिकंदर हाथ में कॉफी का मग थामे ये दृश्य देख रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीरता छाई हुई थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक चमक रही थी। वो देख रहा था कि कैसे वो नाजुक सी लड़की, जिसे उसने अपने भाई के पैरों की धूल बनाने के लिए अपने निकाह में लिया था, अब उसी भाई को उसके पैरों पर खड़ा करने के लिए खुद को हलकान कर रही थी। जमल का तरीका सख्त था, बेदर्द था, लेकिन सालार इनकार नहीं कर सकता था कि पिछले 3 सालों में शाहमीर में जो सुधार अब दिखाई दे रहा था, वो सबसे महंगे डॉक्टर भी नहीं कर सके थे। शाहमीर की बाहों में जान आ रही थी, उसकी पीठ सीधी हो रही थी, और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखों से वो मायूसी ख़त्म होकर गुस्से में बदल गई थी। और सालार जानता था गुस्सा बेबसी से बेहतर होता है। तुम क्या चीज़ हो जमल हयात, सालार ने जुबान के नीचे कहा। तुम्हें समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तभी जमल की नज़र भी ऊपर उठी और टेरेस पर खड़े सालार से टकराई। दोनों की निगाहें मिली तो जैसे समय थम गया। जमल की आंखों में थकान थी मगर हार नहीं थी, जबकि सालार की आंखों में सवाल थे। जमल ने तुरंत नज़र हटा ली और फिर शाहमीर की ओर ध्यान केंद्रित कर दिया। शाम के समय जमल शाहमीर को शहर के सबसे बड़े न्यूरो सर्जन के पास चेकअप के लिए लेकर आई थी। सालार भी चुपचाप उनके साथ था। ड्राइविंग सीट पर बैठा सालार व्यू मिरर से जमल को देख रहा था, जो फाइलों के पन्ने पलटने में व्यस्त थी। क्लिनिक में डॉक्टर सिद्दीकी ने शाहमीर का निरीक्षण करने के बाद हैरानी से जमल की ओर देखा था। मिसेस सालार, ये तो चमत्कार है। शाहमीर की वे मसल्स जो पहले डेड हो चुकी थीं, अब उनमें 20% मूवमेंट वापस आ चुकी है। डॉक्टर ने कहा, आपने कमाल कर दिया। मैंने सुना था कि आप यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट थीं, लेकिन आपका प्रैक्टिकल वर्क देखकर मैं सच में बहुत प्रभावित हूँ। आपका तरीका सख्त जरूर है, लेकिन यही शाहमीर को बचा सकता है। डॉक्टर के शब्द सुनकर सालार चौंककर जमल की ओर देखने लगा। उसे पता था कि वो मेडिकल स्टूडेंट है, लेकिन ये नहीं कि वो इतनी तेज और काबिल है। जमल के चेहरे पर पहली बार एक हल्की शांत मुस्कान आई। शुक्रिया डॉक्टर। मेरा मानना है कि मरीज को बैसाखी देने की बजाय उसे गिरना सिखाना चाहिए, क्योंकि जो गिरता नहीं वो संभलना भी नहीं जानता। शाहमीर चुप था। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ था ये लड़की सिर्फ उस पर हुक्म नहीं चलाती, बल्कि जानती है कि वो क्या कर रही है। वापसी पर गाड़ी में खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी पहले जैसी भारी नहीं थी। सालार ने अचानक गाड़ी का रुख एक आइसक्रीम पार्लर की ओर मोड़ दिया। जमल हैरान हुई। सालार ने गाड़ी रोकी और बिना किसी की ओर देखे गार्ड को इशारा किया। कुछ ही देर में गार्ड 3 आइसक्रीम कप लेकर आया। सालार ने एक कप शाहमीर को दिया और दूसरा जमल की ओर बढ़ाया। जमल थोड़ा सा हिचकिचाई। पकड़ लो, जहर नहीं मिलाया, सालार ने तीखी मुस्कान के साथ कहा। ये मत समझना कि मैं तुमसे खुश हूँ, ये सिर्फ डॉक्टर सिद्दीकी की तारीफ का बदला है। जमल ने चुपचाप कप थाम लिया। चॉकलेट की मिठास ने उसके गले की कड़वाहट कम कर दी, लेकिन सालार की आंखों की गर्मी अभी भी उसे पिघला रही थी।
असली तूफान 2 दिन के बाद आया। दोपहर का समय था और शामिर लॉन्ज में व्हीलचेयर पर बैठा टीवी देख रहा था। जमल हाथ में बोतल लिए अंदर आई। टीवी बंद करो शामिर, चलने की प्रैक्टिस का समय हो गया है। जमल ने रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया। शामिर एकदम से झुंझला उठा। मूड नहीं है आज, मुझे बुखार लग रहा है, जाओ यहाँ से, शामिर ने बहाना बनाया। जमल ने आगे बढ़कर उसका माथा छूते हुए कहा, कोई बुखार नहीं है, बस सुस्ती है, उठो शाबाश। जमल ने उसका बाजू पकड़ा और शामिर ने झटक दिया। मैंने कहा ना, नहीं। तुम होती कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाली? तुम मेरे भाई की खरीदी हुई लौंडी हो, अपनी औकात में रहो। शामिर के इन शब्दों ने जमल के दिल पर नस्तर चला दिए, लेकिन उसका चेहरा सपाट रहा। औकात तो वक्त बताता है छोटे सरदार, फिलहाल उठिए। जमल ने दोबारा कोशिश की। शामिर ने गुस्से में आकर जमल को धक्का दे दिया और जमल सोफे से जाकर टकराई। ये मंजर देखकर जमल के अंदर का जलाल जाग उठा। वो सीधी हुई और एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। उसने आगे बढ़कर शामिर की व्हीलचेयर को जोरदार धक्का दिया, इतना जोरदार कि शामिर संतुलन नहीं रख सका और मुंह के बल कालीन पर जाकर गिरा। हाय अल्लाह, मेरा बच्चा! बीजान की फलक शफाक चीख गूंजी थी, जो अभी अभी कमरे से बाहर निकल रही थी। शामिर जमीन पर पड़ा करा रहा था। उसे चोट ज़्यादा नहीं लगी थी, मगर उसकी अना चकनाचूर हो गई थी। तुमने इसे गिरा दिया, तुमने मेरे अपाहिज पोते को गिरा दिया। बीजान दीवाना बार भागती हुई आई और शामिर को उठाने की कोशिश करने लगी। हाँ, गिराया है मैंने। जमल वहीं खड़ी रही। उसने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया और ये तब तक पड़ा रहेगा जब तक ये खुद उठने की कोशिश नहीं करता। जमल की आवाज़ में ऐसी गूंज थी कि बीजान भी एक पल के लिए सहम गई। सालार, कहाँ हो तुम? देखो इस डायन ने क्या किया है। इसने आज शामिर को जान से मारने की कोशिश की है। बीजान चीखी। सालार जो लाइब्रेरी में था शोर सुनकर बाहर आया। सामने का मंजर देखकर उसका खून खौल उठा। शामिर जमीन पर गिरा पड़ा था और जमल जालिमों की तरह उसके सिर पर खड़ी थी। सालार लपककर आगे बढ़ा और शामिर को बाजू में उठाकर सोफे पर बिठा दिया। फिर वो जमल की तरफ पलटा। उसकी आंखें गुस्से के मारे अंगारे उगल रही थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने जमल का बाजू इतनी बेरहमी से दबोचा कि जमल की चीख निकलते निकलते रह गई थी। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें जिंदा दफन कर देता। सालार दहाड़ा। बीजान रो रही थीं। निकालो इसे घर से सालार, अभी तलाक दो इसे। ये मेरे बच्चे को मार देगी। ये बदला ले रही है। ये खूनी की बहन है। इसकी रगों में वही गंदा खून है। सालार ने जमल को झटका दिया। जवाब दो जमल, तुमने इसे क्यों गिराया? क्या तुम बाकी इंतकाम ले रही हो? सालार की आवाज़ में दर्द और गुस्सा दोनों थे। जमल ने अपनी कलाई सहलाई। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे, मगर उसने उन्हें बहने की इजाज़त नहीं दी। हाँ, मैं इंतकाम ले रही हूँ उस अपंगता से जिसने इस नौजवान लड़के को जिंदा लाश बना दिया है। अगर मैं इसे ना गिराती तो इसे कभी एहसास न होता कि ज़मीन कितनी सख्त है और उठना कितना ज़रूरी है। जब बच्चा चलना सीखता है ना, तो माँ उसे गिरने देती है। सालार सिकंदर उसे गोद में उठाकर नहीं रखती। जमल के लहजा टूटा हुआ मगर सच्चा था। आप सब इसे प्यार के नाम पर अपाहिज बना रहे हैं। आपकी ये नाम निहाद मोहब्बत इसे कभी चलने नहीं देगी। अगर आज मैंने इसे सहारा दिया तो ये कल भी सहारे का मोहताज रहेगा। मैं डॉक्टर हूँ, कातिल नहीं, लेकिन कभी कभी मरीज को बचाने के लिए नस्तर चलाना पड़ता है, चीरा लगाना पड़ता है। जमल की आवाज़ भर्रा गई। बकवास बंद करो अपनी, बीजान गुस्से से चीखी। मुझे तुम्हारी कोई फलसफियाना बकवास नहीं सुननी। सालार, मैं कह रही हूँ इसे अभी मेरे सामने तलाक दो, वरना मैं इस घर में नहीं रहूँगी। सालार उलझन में पड़ गया। एक तरफ दादी का हुक्म और भाई की हालत थी और दूसरी तरफ जमल की आंखों में नजर आने वाली सच्चाई। शामिर जो सोफे पर बैठा सब सुन रहा था, अचानक बोल पड़ा, नहीं बीजान। सब चौंक कर शामिर की ओर मुड़े। शामिर की आंखें नम थीं और वो जमल को देख रहा था। भाई, इसे मत निकालें। जब मैं गिरा था तो पहली बार मुझे गुस्सा आया था कि मैं खुद क्यों नहीं उठ सकता। पहली बार मुझे लगा कि मुझे अपने पैरों की ज़रूरत है। ये लड़की पागल है, जालिम है, लेकिन ये बिल्कुल सच कह रही है। आप सबकी मोहब्बत ने मुझे कमज़ोर कर दिया है। इसकी नफ़रत शायद मुझे खड़ा कर दे। शामिर के अल्फाजों ने बीजान को साकित कर दिया।
सालार ने भी हैरत से भाई को देखा, फिर जमल की तरफ जो अब मुंह फेर कर खड़ी थी ताकि अपने आंसू छुपा सके। सालार ने गहरी सांस ली। बीजान, शामिर आराम करना चाहता है, आप अपने कमरे में जाइए, सालार ने हुक्म देते लहजे में कहा। बीजान पैर पटकती हुई चली गईं। जाते जाते जमल को खूनी नजरों से घूरना नहीं भूली। सालार जमल के करीब आया और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ ऊपर अपने कमरे की तरफ ले गया। कमरे में दाखिल होते ही उसने जमल को एक झटके से छोड़ दिया और दरवाजा लॉक कर दिया। जमल ने पलट कर उसे देखा। क्या अब भी कोई शक बाकी है? क्या अब भी सजा देना चाहते हो? जमल ने तंज किया। सालार उसके करीब आया, इतना करीब कि जमल को पीछे हटना पड़ा। वो दीवार से जा लगी। सालार ने अपने दोनों हाथ उसके सिर के दाएं बाएं दीवार पर रखे और उसे अपने हिसार में ले लिया। तुम बहुत खतरनाक खेल खेल रही हो जमल हयात। सालार की आवाज़ भारी और धीमी थी। आज तुमने जो किया वो हिमाकत थी या महारत, मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुम्हारे इस इलाज के तरीके से शाहमीर को एक खरोंच भी आई तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक औरत हो। जमल ने हिम्मत करके उसकी आंखों में झांका। सालार की कुर्बत से उसकी सांसें बेतरतीब हो रही थीं, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। और अगर वो खड़ा हो गया सालार सिकंदर, तो क्या तुम भूल जाओगे कि तुम एक जागीरदार हो? क्या तुम मान लोगे कि तुम गलत थे? जमल ने सवाल दागा। सालार की नज़रें जमल के होठों से होती हुई उसकी आंखों तक पहुंची। इस लड़की की दिलेरी उसे पागल कर रही थी। नफरत के बावजूद एक अजीब सी कशिश थी जो उसे जमल की तरफ खींच रही थी। अगर वो खड़ा हो गया जमल, सालार ने अपना चेहरा उसके चेहरे के और करीब किया। उनकी नाक आपस में टकराने लगी। तो मैं वो करूँगा जो सालार सिकंदर ने आज तक कभी नहीं किया। मैं तुम्हारे सामने अपना सिर झुका दूंगा। जमल का दिल जोर से धड़क उठा। मुझे तुम्हारे झुकने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी आज़ादी चाहिए, जमल ने धीमी आवाज़ में कहा। सालार के होठों पर एक दिलकश मगर रहस्यमयी मुस्कान उभरी। आज़ादी? उसने धीरे से जमल के कान के पास सरगोशी की। तुम इस पिंजरे से तो आज़ाद हो सकती हो जमल, लेकिन जिस जाल में तुम अब फंस रही हो ना, वहाँ से रिहाई मुमकिन नहीं है, क्योंकि तुम सिर्फ शाहमीर का इलाज नहीं कर रही, तुम अनजाने में इस सरदार के दिल का भी इलाज कर रही हो जो पत्थर हो चुका था। ये कहकर सालार पीछे हटा और कमरे से बाहर निकल गया, जमल को वहीं हैरान और बेयकीनी के भंवर में छोड़कर। जमल दीवार के सहारे फिसलती गई और जमीन पर बैठ गई। उसने अपने दिल पर हाथ रखा जो किसी वहशी घोड़े की तरह भाग रहा था। ये क्या था? उसने खुद से पूछा। ये शख्स क्या चाहता है? कभी मारने की धमकी देता है और कभी। वो जुमला पूरा न कर सकी। वो जानती थी कि ये जंग अब सिर्फ अहंकार की नहीं थी, ये जज्बात की जंग बन चुकी है, और इस मैदान में हार जीत का फैसला करना सबसे मुश्किल काम था। बाहर रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन सिकंदर हवेली में दो दिलों के दरमियान सुलगती हुई आग अभी मंधम नहीं हुई थी, बल्कि हवा के झोंके उसे और भड़का रहे थे। जमल ने अज़्म किया कि वो शाहमीर को ठीक करके ही रहेगी। ये मसीहाई अब उसकी जिद बन गई थी, और सालार सिकंदर उसका सबसे बड़ा चैलेंज। वक्त के समंदर में 6 महीनों का अरसा खामोशी से बह गया, मगर सिकंदर हवेली में जो तूफान जमल हयात की आमद से उठा था, उसकी लहरें अब साहिल से टकराने को बेकरार थीं। आज हवेली का लौन एक ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बन रहा था। मौसम खुशनुमा था, ठंडी हवाएं चल रही थीं, मगर वहाँ मौजूद हर शख्स के माथे पर पसीना था और सांसें थमी हुई थीं। व्हीलचेयर एक तरफ खड़ी थी और शाहमीर जमीन पर अपने दोनों पैरों पर खड़ा कांपती टांगों के साथ अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। चेहरा लाल था और आंखों में एक अटल संकल्प था जो जमल ने पिछले 6 महीनों में उसकी रग रग में भर दिया था। जमल उससे कुछ कदमों के फासले पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो पत्थर की मूरत बनी उसे देख रही थी। एक कदम और शाहमीर, सिर्फ एक कदम। जमल की आवाज़ गूंज उठी। बीजान जो बरामदे में खड़ी ये मंजर देख रही थी, अपने दुपट्टे का कोना मुंह में दबाए दुआएं मांग रही थी। शाहमीर ने गहरी सांस ली, दांत भींचे और अपना दायां पैर उठाकर आगे रखा। जमीन पर पैर रखते ही उसने अपनी पूरी ताकत समेटी और दूसरा पैर आगे बढ़ाया। एक कदम,
2 कदम, 3 कदम, और फिर वो लड़खड़ाया नहीं, बल्कि सीधा खड़ा होकर मुस्कुरा दिया। मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। शामिर की खुशी से भरी चीख ने हवेली की खामोशी तोड़ दी। बीजान दौड़ती हुई आई और शामिर को गले लगा लिया। मेरा बच्चा, मेरा शेर। वो जार जार रो रही थी। नौकर मिठाइयाँ बांटने लगे, हर तरफ जश्न का माहौल था। लेकिन उस भीड़ में 2 लोग बिल्कुल खामोश थे। एक जमल, जिसके होठों पर एक थकी हुई मगर सुकून भरी मुस्कान थी, और दूसरा सालार सिकंदर, जो ऊपर टेरेस से ये सब देख रहा था। उसकी नज़रें शाहमीर पर नहीं, जमल पर जमी थीं। वो जानता था शाहमीर का चलना इस बात का ऐलान था कि जमल का मिशन पूरा हो चुका है और सालार की मोहलत अब ख़त्म हो चुकी है। जमल ने नज़र उठाकर ऊपर देखा। सालार की गहरी काली आंखें उसे ही देख रही थीं। उन निगाहों में आज कोई क्रोध नहीं था, मालिकाना दावा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी उदासी और एक खामोश विनती थी। जमल ने एक पल के लिए अपनी आंखों में कंपन महसूस किया। दिल चाहता था कि वो यहीं रुक जाए, उस शख्स के पास जिसने उसे बंद करके रखा था। फिर भी एक अजीब से सुरक्षा का एहसास दिया था उसे। लेकिन फिर उसकी आन, उसका जख्मी प्रतिष्ठा और अतीत की कड़वाहटें उसके सामने आकर खड़ी हो गईं। उसने मजबूती से अपनी मुट्ठियां बांध लीं और वहां से मुड़कर सीधे सालार के कमरे की तरफ बढ़ गई। सालार जब कमरे में आया तो जमल वहां खड़ी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके हाथ में एक कागज था। सालार के कदमों की आहट सुनकर वो पीछे पलटी। उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। मुबारक हो सरदार साहब, आपका भाई अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। मेरा काम खत्म हुआ। जमल का लहजा सख्त था। सालार धीरे धीरे उसके करीब आया। हाँ, तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तुम वाकई मसीहा हो जमल। उसकी आवाज़ में तारीफ थी। मैं मसीहा हूँ या नहीं, ये बहस बेकार है। मैं यहाँ अपना हक मांगने आई हूँ। आपने वादा किया था सालार सिकंदर, जिस दिन शाहमीर चलेगा उस दिन मुझे मेरी आज़ादी मिलेगी। ये कागज। जमल ने हाथ में पकड़ा कागज लहराया। ये मेरे भाई की आज़ादी का परवाना है। अब मुझे मेरी ज़िंदगी का परवाना चाहिए। सालार ने वो कागज़ देखा, फिर जमल की आंखों में झांका। उसका दिल जैसे मुट्ठी में कस गया हो। पिछले 6 महीनों में इन नोक झोंक लड़ाइयों और खामोश लम्हों के बीच वो जिद्दी लड़की उसके दिल में घर कर चुकी थी। वो सालार सिकंदर, जो मोहब्बत को कमजोरी समझता था, आज उसी कमजोरी के हाथों मजबूर खड़ा था। क्या वाकई जाना चाहती हो? सालार ने बहुत धीमी आवाज़ में पूछा। जमल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। उसने सालार की आवाज़ में छिपा दर्द महसूस किया था, लेकिन फिर भी उसने अपने जज्बातों को अपनी आन के खोल में छुपा लिया। हाँ, मैं इस कैद से, ज़बरदस्ती के रिश्ते से और आपकी हुकूमत से आज़ाद होना चाहती हूँ। मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ, जहाँ मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत ना हो। जमल ने नज़रें चुरा कर कहा। सालार के होठों पर एक कड़वी मुस्कान उभरी। वो 2 कदम और करीब आया, इतना करीब कि जमल को उसके वजूद की तपिश महसूस होने लगी। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से जाकर आज़ाद हो जाओगी? सालार ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तुम जिस्मानी तौर पर तो जा सकती हो जमल, लेकिन तुम्हारी रूह यहीं मेरे पास रह जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। तुम भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती हो जितनी मैं तुमसे करता हूँ। जमल का रंग फक पड़ गया। खुशफहमी है आपकी। मुझे आपसे सिर्फ नफरत थी और नफरत रहेगी। जमल ने झूठ बोला, मगर उसका दिल चीख चीख कर उसका विरोध कर रहा था। सालार ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों की हथेलियों में भर लिया। जमल ने हटने की कोशिश नहीं की। वो जैसे सम्मोहित हो गई थी। ठीक है जमल हयात, सालार सिकंदर कभी वादा खिलाफी नहीं करता। तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हारा भाई आज ही रिहा हो जाएगा और तुम भी आज़ाद हो। जमल को यकीन नहीं आया कि वो इतनी आसानी से मान गया। लेकिन अगला जुमला उसके होश उड़ा गया। लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, कभी नहीं। सालार की आवाज़ में अटल निश्चय था। तुम मेरी बीवी हो और हमेशा रहोगी। तुम इस घर से जा सकती हो, लेकिन मेरे निकाह से नहीं। मेरे घर और मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। जिस दिन तुम्हारे अहंकार को हार मिलेगी, जिस दिन तुम्हें एहसास होगा कि ये नफ़रत नहीं इश्क है, उस दिन लौट आना। मैं इंतज़ार करूँगा, चाहे क़यामत तक करना पड़े। सालार ने झुककर उसके माथे पर बेहद नरमी और श्रद्धा से एक लंबा सा किस दिया।
ये किस विदाई का नहीं बल्कि एक वादे का था। जमल की आंखों से कांसू टपक कर सालार के हाथ पर गिरा। सालार पीछे हटा और रास्ता दे दिया, जाओ जाओ, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए और मैं तुम्हें जंजीरों में जकड़ लूं। जमल बिना कुछ कहे बिना मुड़े वहां से भागती हुई निकल गई। वो रो रही थी। आज़ादी मिल गई थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना सब कुछ उसी कमरे में छोड़ आई हो। 1 साल बीत गया था। ये 1 साल जमल के लिए सदियों पर भारी था। वो अपने घर वापस आ गई थी, भाई भी लौट आया था, सब कुछ ठीक हो गया था, मगर फिर भी कुछ भी ठीक नहीं था। वो शहर के एक अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर नौकरी कर रही थी। दिन भर खुद को कामों में डुबाए रखती, मगर रात होते ही सालार की यादें उसे बुरी तरह से घेर लेती थीं। जिस आज़ादी के लिए वो तड़पती थी, वही आज़ादी अब उसे काट खाने को दौड़ती थी। उसे हर पल सालार का वो जुमला याद आता, तुम्हारी रूह यहीं मेरे पास रह जाएगी। और सच में वो एक जिंदा लाश की तरह जिंदगी गुजार रही थी। उसके नरम होठों के स्पर्श तो कभी अपने होठों पर महसूस करती, तो कभी उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर, और आखिरी वो स्पर्श जब उसके माथे पर होंठ रखकर उसे अपने घर से अलविदा कहा था। उस स्पर्श को वो भूल नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ सालार ने खुद को मुकम्मल खामोशी में डुबो लिया था। वो अब भी सरदार था, मगर उसकी आंखों की चमक बुझ चुकी थी। एक दिन जमल अस्पताल में राउंड पर थी कि उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर शाहमीर का नाम चमक रहा था। जमल का दिल जोर से धड़क उठा। कांपते हाथों से उसने फ़ोन उठाया। हेलो। उधर से शाहमीर की घबराई हुई रोती हुई आवाज़ आई। भाभी, भाभी, कयामत आ गई। भाई का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत बुरी तरह। वो अस्पताल में है, डॉक्टर कह रहे हैं कि वो। शाहमीर की आवाज़ हिचकियों में टूट गई। जमल के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मोबाइल हाथ से गिरते गिरते बचा। उसके कानों में एकदम सन्नाटा सा गूंजने लगा। कौन सा अस्पताल? वो चीख पड़ी। शाहमीर ने उसी अस्पताल का नाम बताया जहां वो खुद काम करती थी। जमल पागलों की तरह दौड़ पड़ी। वो ये भी भूल गई कि वो डॉक्टर है। वो भूल गई कि वो नाराज है। उस वक्त वो सिर्फ एक बीवी थी जिसकी दुनिया उसका शौहर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। वो कॉरिडोर में दौड़ती हुई आईसीयू की तरफ बढ़ी। सांसें उखड़ रही थीं, दुपट्टा सरक चुका था, आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। या अल्लाह, इन्हें बचा लें, मैं अपनी अना हार गई, मैं सब हार गई, बस इन्हें बचा लें। वो लगातार बुदबुदा रही थी। वो प्राइवेट रूम के दरवाजे तक पहुंची और जोर से दरवाज़ा खोल दिया। सामने बेड पर सालार लेटा था, आंखें बंद थीं और ऊपर सफ़ेद चादर तनी हुई थी। शाहमीर बेड के पास खड़ा रो रहा था। जमल की टांगों ने जवाब दे दिया। वो लड़खड़ाती हुई सीधे सालार के सीने पर गिर पड़ी। सालार, उठिए सालार, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने कहा था ना, मैं आपसे नफरत करती हूँ। वो मैं झूठ बोलती थी। मैं आपके बिना मर जाऊंगी। उठिए, खुदा के लिए, मैं वापस आ गई हूँ। मैं कभी नहीं जाऊंगी, बस आंखें खोलिए। जमल उसके सीने पर सिर रखे फूट फूट कर रो रही थी। उसने सालार की शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ रखा था। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने अपनी अना के लिए आपको छोड़ दिया था, लेकिन अब नहीं जाऊंगी। वो दीवानों की तरह उसका चेहरा थपथपा रही थी। अचानक कमरे में एक जानी पहचानी हंसी गूंज उठी। जमल चौंक गई। उसने सिर उठाया तो देखा शाहमीर, जो अभी रो रहा था, अब पेट पकड़ कर हंस रहा था। और फिर उसके नीचे लेटा हुआ और फिर उस चादर के नीचे लेटा हुआ वजूद हिला। सालार सिकंदर ने अपनी आंखें खोल दी। उन आंखों में मौत की परछाई नहीं थी, बल्कि जिंदगी की शरारत और मोहब्बत की चमक थी। तो आखिरकार डॉक्टर साहिबा ने मान ही लिया कि वो मुझसे प्यार करती हैं, सालार ने मुस्कुराते हुए कहा। जमल सदमे में पहले हंसते हुए शाहमीर को देखती रही, फिर मुस्कुराते हुए सालार को। उसे अपनी हालत का एहसास हुआ। ये सब ड्रामा था, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। शाहमीर ने आंख मारी। सॉरी भाभी, मगर भाई रोज आपकी याद में घुल रहे थे और आप मान ही नहीं रही थी, तो ये छोटा सा हार्ट अटैक वाला ड्रामा करना पड़ा। ये कहकर शाहमीर अपनी जान बचाता तेजी से कमरे से बाहर निकल गया था और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब कमरे में सिर्फ वो दोनों थे। जमल के चेहरे पर रंगों का बदलना देखने लायक था। डर की जगह भयंकर गुस्से ने ले ली थी। वो सालार से दूर हटी। आप दोनों ने मुझसे झूठ बोला, मेरे जज्बातों के साथ मजाक किया। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी, और आप। जमल गुस्से में सालार के सीने पर मुक्के बरसाने लगी। आप बहुत बुरे हैं सालार सिकंदर, बहुत बुरे। मैं जा रही हूँ वापस।
सालार ने हंसते हुए उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और एक ही झटके से उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उसने जमल को अपनी बाहों के घेरे में कस लिया। अब कहीं नहीं जा सकती तुम, बहुत हो गई तुम्हारी मनमानियाँ। तुमने आज़ादी मांगी थी और मैंने दे दी, लेकिन अब तुम अपनी मर्जी से वापस आई हो और अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। सालार की आवाज़ में अब गंभीरता और मोहब्बत दोनों थी। जमल अभी भी रो रही थी, मगर अभी आंसू सुकून के थे। क्यों किया ऐसा? उसने सालार के कॉलर में अपना चेहरा छुपाते हुए शिकवा किया। सालार ने नरमी से उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, क्योंकि मैं जानता था तुम्हारी जिद्दी अना को तोड़ने के लिए मौत का डर ही काफ़ी होगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था जमल, एक पल के लिए भी नहीं। जमल ने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। मैं हार गई सालार, मैं वाकई हार गई और आप जीत गए। सालार ने मुस्कुराते हुए उसके आंसू पोंछे और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। मोहब्बत में कोई हार जीत नहीं होती मेरी जान, यहाँ दोनों को फना होना पड़ता है। तुम मेरी कैद में नहीं आई हो, बल्कि आज तुमने मुझे हमेशा के लिए अपना बंदी बना लिया है। जमल ने अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। बाहर जिंदगी का शोर था, लेकिन इस कमरे में दो धड़कते दिल अब एक हो चुके थे। रकीबी जान अब मसीहा बन चुका था और नफरत का वो बीज जो बदले की ज़मीन में बोया गया था अब एक विशाल मोहब्बत का पेड़ बन चुका था, जिसके साए में उन्हें पूरी ज़िंदगी बितानी थी। तो दोस्तों, आज की रोमांटिक सी प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और प्यारी प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।